वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम करेंगे बीएड के जो एंट्रांस का प्रश्न पत्र है उससे संबंधित चर्चा आज करेंगे। ठीक है। तो जो पहला पार्ट ये रहेगा, इसमें हम हिंदी के व्याकरण को देखेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे सभी को ध्यान से देखेंगे और अन्य तथ्य भी आपको बताएंगे, ताकि जो आपकी अगली कोई परीक्षा होगी वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न लाभदायक साबित हों। ठीक है। व्याख्या जहाँ पर मुझे लगेगी उनकी प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेकर आएंगे, जिसमें जीके वगैरह भी आपको कराएंगे। ठीक है। पहले यहाँ पर आपको हिंदी ग्रामर दिखा देते हैं, क्या प्रश्न थे, कैसे थे, क्या क्या इसका उत्तर होना चाहिए था, ये सारा कुछ आपको बता देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो जो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए थे। तो जो कंठ्य से तात्पर्य होता है जो हमारे कंठ से या फिर गले से निकलती हैं सीधी, तो उन्हें हम कंठ्य ध्वनि कहते हैं। तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाना था, तो वो देखिए विकल्प ए ही हो जाना था। क और ख ये दोनों ही कंठ्य ध्वनियाँ होंगी। जिसने 41 का ए किया है उसका ये सही हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, दांत का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर दंत्य ध्वनियों के उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। तो 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए थे, नाक, कंठ और ओष्ठ। चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाना था, जिनका दांत से उच्चारण होता है उन्हें दंत्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पर किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए जो विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी में कितने वर्ण हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और सुंदर प्रश्न है ये भी। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, हिंदी में वर्णों की संख्या है 52। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा 52 बी। अगला प्रश्न देखिए, खटमल शब्द का जेंडर बताना है। क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा खटमल आपका पुल्लिंग होगा। 44 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, खटमल शब्द पुल्लिंग है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा परीक्षा में पूछी जा सकती है कि पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो पुल्लिंग की परिभाषा होती है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण देखिए, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। ये सजीव चीज़ें हैं और इन्हें पुल्लिंग के तौर पर जाना जाता है। अगर निर्जीव चीज़ों की बात की जाए पुल्लिंग के तौर पर जानी जाती है, तो इसमें आएंगे मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। यह भी आपकी पुल्लिंग में ही आते हैं। इसी के साथ देखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, डिबिया दात्री जीव। डिबिया दात्री जीव ये शब्द कैसे हैं। जो ये शब्द होंगे ये स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। इनका भी ध्यान रखना आपने, ये भी महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा में। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। 4 विकल्प भी यहाँ पर दिए गए हैं आपके समक्ष। तो इनमें जो सही होगा कि जो उपसर्ग रहित होगा तो वो होगा विकल्प भी कहार। बाकी संवाद, औचक, बिल्कुल ये तीनों ही उपसर्ग सहित होंगे, परंतु कहार में उपसर्ग नहीं दिया गया है। तो बी सही यहाँ पर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या मिलती है तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे, उसका अर्थ बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर शब्द है निकाय। जो निकाय, अगर इसमें पूछा जाए निकाय में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निकाय में नी ये उपसर्ग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। बाकी अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अछूता में अ उपसर्ग होगा और कुचैला में कु जो उपसर्ग होगा। तो इनका भी ध्यान रखना। ये उदाहरण भी आपके लिए इसीलिए लाया हूँ ताकि भविष्य में अगर आप तैयारी कर रही होंगी किसी अन्य परीक्षा की, तो वहाँ पर आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हों। ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं।
फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर था, मेरे यहाँ पर जो PDF है इसमें प्रश्न आगे पीछे हो गए हैं, आप इन्हें क्रम से देख सकते हैं या फिर आपको देखना ही उत्तर तो लगाने हैं, नॉर्मली तो रहेगा। देखिएगा प्रश्न था, मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है, अर्थात निम्न में से कौन सा मुहावरा है जिसका सही अर्थ यहाँ पर नहीं निकलता है। पहला विकल्प था छठी का राजा, तो इसका जो अर्थ बताया गया है कठिन परिश्रम करने वाला, तो पहले का यही सही नहीं अर्थ बैठता है, क्योंकि जो छठी का राजा है ये इसके लिए सही नहीं हुआ कि जो कठिन परिश्रम करता है वो छठी का राजा, तो विकल्प ए ही यहाँ पर सही नहीं होगा। बाकी पेंदे के बैल बैठना, पेंदे के बल बैठना, इसका होता है पराभव मानना, ठीक है। छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, इसका सही अर्थ ये होता है। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, तो सही यहाँ पर विकल्प ए ही होगा, ये सही नहीं है। बाकी बी सी डी ये तीनों ही सुमेलित होंगे, पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना, ये भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। छठी का राजा, इसका क्या अर्थ होता है ये बतला देता हूँ आपको। तो देखिएगा जो छठी का राजा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पुश्तैनी रईस या अमीर होना, ठीक है। जो बोलते हैं ये तो छठी का राजा है यार, तो ये पुश्तैनी रईस होते हैं, जैसे अमीर लोग होते हैं ना, उनके बारे में बातें की जाती हैं, उनके बच्चों के बारे में, क्या यार ये क्या पड़ेगा, ये तो छठी का राजा है, ठीक है। इस तरह के जो मुहावरे हैं इनके प्रयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए कई बार पूछा जाता है कठिन परिश्रम करने वाले के लिए मुहावरा क्या होता है, आकाश पाताल एक कर देना, ये होता है कठिन परिश्रम करने वाले के लिए कहा जाता है आकाश पाताल एक कर देना। फिर देखिए कई बार मुहावरे का पूछा जाता है मुहावरा किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द होगा, इसका भी ध्यान रखना आपने, ये भी महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा हेतु। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थभेद कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा विकल्प ए, जानकार और अज्ञानी। अभिज्ञ के लिए होगा जानकार, अभिज्ञ के लिए होगा अज्ञानी, ठीक है। ये देखिए इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या मिलती है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए सही विकल्प यहाँ पर था विकल्प ए, जानकार और अज्ञानी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प बी, प्यारा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 34, सपुरुष में कौन सा समास है, तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, कर्मधारय समास। इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, मिलती है तो यहाँ पर देखिए आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। सपुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय। सपुरुष का समास विग्रह होता है सुंदर है जो पुरुष। वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये इसकी विशेषताएं या फिर परिभाषाएं पूछी जाती है। क्या विशेषता होती है कर्मधारय समास की, वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, दूसरा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम कर्मधारय समास के अंतर्गत मानते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर मृगलोचन, इसका जो अर्थ निकलता है मृग के समान है जिसके लोचन, तो मृगलोचन उसे कहेंगे। नवयुवक, नव है जो युवक। कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता, तो इसके ये कुछ एक उदाहरण भी मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिए और ये भी बतला दिया कि कर्मधारय समास कैसा होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग करिए, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है, क्या अनाहुत। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ देखिए और भी तथ्य आपके साथ लाया हूँ। आहूत का क्या अर्थ होता है, जिससे निमंत्रण दिया गया है उसे आहूत कहा जाता है, जिसे निमंत्रण दिया जाता है उसे आहूत कहते हैं। अतिथि, बिना तिथि के आने वाले को अतिथि कहा जाता है। अज्ञात, ना जाना हुआ उसे अज्ञात कहा जाता है, ठीक है। तो
तो ये तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इनका भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, यथाविधि का सही उत्तर बताइए। यथाविधि का क्या अर्थ निकलता है? ये होगा नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत, नियम अविरुद्ध। तो सही विकल्प जो यहाँ पर होगा विधि के अनुसार, इसे यथाविधि कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, ये तीनों तो अनुकरणात्मक होंगे, परंतु जो जुठलाना है ये नहीं होगा, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 38, सच्चरित्र शब्द में संधि है, तो बताइएगा इसमें कौन सी संधि होगी? तो दिखती सी बात है, इसमें होगी आपकी व्यंजन संधि। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये 3 प्रकार की संधि मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए सच्चरित्र से संबंधित कुछ और जानकारी, संधि से संबंधित जानकारी मिलती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से उदाहरण यहाँ पर भी दिए गए हैं और व्यंजन संधि की परिभाषा भी दी गई है। शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर पहले शब्द के आखिरी और दूसरे शब्द के प्रथम वर्णों में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यदि दंत्य स या त वर्ण से पहले या बाद में तालव्य श या च वर्ग का कोई एक वर्ण आए तो दंत्य स का तालव्य श में और त वर्ग का त वर्ग को च वर्ग में बदल देते हैं। व्यंजन तथा व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सच्चरित्र के समान यहाँ पर देखिए शरदचंद्र है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शरद धन चंद्र, और इसमें भी व्यंजन संधि होगी। उच्च, इसमें भी व्यंजन संधि है, इसका जो संधि विच्छेद होगा उत धन च। विद्युत चालक, इसमें भी व्यंजन संधि ही होगी और इसका विच्छेद होगा विद्युत धन चालक, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प सी, गुरुपदेश। अगला प्रश्न है लिखाई शब्द में प्रत्यय है, तो बताइएगा लिखाई में कौन सा प्रत्यय होगा? तो लिखाई में होगा आई प्रत्यय, विकल्प डी यहाँ सही होगा, लिखाई में आई प्रत्यय है। तो देखिएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा हिंदी सेक्शन था। इसके साथ ही बाकी के सेक्शन भी आपके साथ लेकर आएंगे, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।